सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न जो अपना टारगेट आरएएस मेंस 2023 का दोस्तों बैच है। इसमें जो पेपर 1 के अंतर्गत आपका जो आधुनिक विश्व का इतिहास दे रखा है, इसको टॉपिक दोस्तों छोटा सा है और यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन है ना वो श्योर है आने। तो ये कम टॉपिक में आप नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हो। विश्व युद्धों का प्रभाव, एशिया साम्राज्य, सभी अपने अलग अलग करेंगे। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसिस क्रांति, ठीक है। और 1950 ईस्वी तक आपको पूरा इसका डिटेल से बताना है। अब जो फ्रांसिस क्रांति है दोस्तों, इसकी आज अपने बात करने वाले हैं, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जितने भी मैं आपको बताऊंगा चीजें, ये मैंने एनसीईआरटी आप 9th क्लास की देख सकते हैं, वहीं से चीजें उठाई है, ठीक है। एक स्टोरी के रूप में अपने पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि वहां पे क्या हुआ था, क्वेश्चन फिर अपने अगले दिन करेंगे। पहले अपने इसको जानेंगे कि फ्रांसिस क्रांति में क्या क्या हुआ था। बाकी आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनसे भी डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो भी मैं आपको हाईलाइट करता चलूंगा। अपने शुरुआत करते हैं जो फ्रांसिस क्रांति है उस चैप्टर से, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति। अब दोस्तों जहाँ कहीं भी लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ कोई ना कोई दिक्कत आती है, जहाँ पे राजाओं द्वारा अत्याचार, कर, बहुत सारे ऐसे प्रत्यारोपित करना, सभी जगह यानी पूरे विश्व में ऐसी दिक्कतें आई थी। अब जो फ्रांसिस क्रांति, इसकी शुरुआत मेनली 14 जुलाई, ठीक है, 1789 की बात आती है। अब दोस्तों क्या होता है इस टाइम कि इस टाइम जो पेरिस प्रांत होता है, पूरा आतंक का माहौल था। सम्राट ने ऐसे कह दिया था, जो सम्राट था उसने जो सेना थी ना उसको नगर में प्रवेश करने के आदेश दे दिए थे। अब नगर में सेना प्रवेश की तो जो लोग थे ना उनमें ऐसे मतलब डर बैठ गया, या कह सकते हैं अफवाह फैल गई कि ये तो जनता को मारेंगे। अब लोग क्या हो गए, खुद एकत्रित हो गए। अब लोग एकत्रित यहाँ पे दोस्तों हो गए, तो ये कहाँ गए, पहले टाउन हॉल में, एक टाउन हॉल है वहां पे इकट्ठे हुए 7,000 के आसपास। अब यहाँ पे इकट्ठे होने के बाद ये यहाँ से दोस्तों सैकड़ों लोग इकट्ठे होके बास्तील के किले पे चले गए। कौन सा किला? बास्तील का किला। बास्तील का किला। अब दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस किले पे इन्होंने, लोगों ने क्या आक्रमण कर दिया एक प्रकार से, और जो इस किले का जो कमांडर है, कमांडर मारा गया। और यहाँ से कैदी थे तो कम ही, इसके अलावा गोला बारूद सारा दोस्तों 7 कैदी यहाँ पे रिहा कर दिए गए। और यहाँ से जो किले को है ना पूरा ढहा दिया गया, किला ही तोड़ दिया पूरा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि किले के जो अवशेष है वो बेच दिए। मतलब किसी को शौक होता है ना पुरानी चीजें जैसे रखने का, कोई आगे याद रखना हो कि हाँ भाई यहाँ पे सही में एक किला होता था, तो अवशेष यहाँ पे इसके बेच दिए गए। अब यहाँ पे बहुत सारे कारण है दोस्तों। कर, राजा द्वारा बहुत सारे कर लगाना, पाव रोटी जो ये खाते थे मेन ज्यादातर, तो उसके दामों में लगातार यहाँ पे क्या होती, वृद्धि हो रही थी कीमतों में। अब अपना दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना इसमें, वो आता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि 18वीं सदी के जैसे उपरांत उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को समझाओ, किस प्रकार का था, क्या चल रहा था, ठीक है। फ्रांसीसी समाज। अब यहाँ पे दोस्तों जो नया राजा बनता है वो बात आती है सन 1974 में आना पड़ेगा अब आपको, सॉरी 74 में 1774 की बात आती है, ठीक है। अब 1774 में जो बुर्बो राजवंश है, इसका शासन था यहाँ पे। तो बुर्बो राजवंश का एक राजा आता है जिसका नाम आता है दोस्तों लुई 15।
ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पे दोस्तों नया राजा बनता है, राजगद्दी पे बैठता है, ऐसे कह सकते हैं अपने। अब राजगद्दी पे जब ये बैठता है तो इसका राज्य पूरा कर्जे में था। अब ये राजगद्दी पे बैठते समय इसका राज्य क्या था, पूरा कर्ज में डूबा हुआ था, कर्जे में था लुई के समय। अब लुई की उम्र भी यहाँ पे 20 ही वर्ष थी जब ये बैठा था गद्दी पे। अब राज्यरोहण के समय इसका राजकोष पूरा खाली था, जैसे कि अब वर्तमान में भी होता है दोस्तों। कैसे होता है कि जैसे सरकारें होती है, कुछ ऐसी स्कीमें लास्ट में जाते जाते चला जाती है कि जिससे आगे वो जो भार है वो पूरा सरकार पे बढ़ता है। आने वाली सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले से ही घाटे में होती है। अब यहाँ पे ये जो लुई है ना, इसकी शादी होती है किससे? इसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थे। ऑस्ट्रिया जो देश है, इसकी राजकुमारी आती है, उससे इसकी शादी होती है और उसका नाम होता है दोस्तों मेरी एंटोइनेट। तो मेरी एंटोइनेट, इससे इसकी शादी होती है। अब इसके अलावा ये ऐसा क्या काम करता है कि जिससे इसका राज्य और ज्यादा नीचे चला जाता है दोस्तों? ये क्या करता है कि जो अमेरिका अमेरिका के जो 13 उपनिवेशिक देश आते हैं, इसके 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता, ब्रिटेन या इंग्लैंड ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता करता है। ठीक है, सहायता। अब ये काम करता है ना तो ये और आ जाता है कर्जे में लुई। इस पे लगभग जो कर्जे की बात करें तो 10 अरब यहाँ पे दोस्तों इस पे कर्ज हो जाता है लिब्रे का, 10 अरब लिब्रे। अब अगर आपसे पूछ ले पहले फ्रांस की करेंसी थी क्या थी, तो लिब्रे थी, लिब्रे। अब ये जो लिब्रे है ना, इसको बंद कब किया गया ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब जो लिब्रे करेंसी थी इसको समाप्त कब किया गया, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको दोस्तों जो समाप्त है वो 1794 में कर दिया गया था, ध्यान रखना। और इतना इस पे कर्ज आ गया था। अब इतना कर्ज आ गया, ऊपर से दोस्तों यहाँ की जनता भी परेशान है। ठीक है, और जनता को भी के भी रख रखाव और उसके खुद के सरकारी जो कार्यालय है उनके रख रखाव में खर्चे आ रहे थे बहुत सारे। मतलब अब क्या किया कि 18वीं शताब्दी में इसी समय मतलब जो समाज है वो 3 स्टेट में बंट गया। अब इस टाइम क्या होता है कि ये ऐसे लिख लेना कि 18वीं, अब ये आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज है, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंट गया। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। 3 स्टेट्स में बंट गया। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से 3 स्टेट्स में बंटा है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों जो प्रथम आता है आपके, प्रथम स्टेट्स, फिर द्वितीय और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका तृतीय। प्रथम में तो आपके होते थे पादरी, इन पे कोई कर नहीं लगता था, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। द्वितीय में कौन होते थे दोस्तों? कुलीन वर्ग। ठीक है, और जो तीसरा है इसमें 3 कैटेगरी थी। पहले में तो आते थे आपके दोस्तों जो बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील। यहाँ पे तो आपके बड़े व्यवसायी आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, अदालती कर्मचारी। फिर इसमें दूसरी कैटेगरी थी जिसमें आपके एक तो किसान आते थे और एक आते थे कारीगर। फिर जो तीसरी कैटेगरी है इसमें दोस्तों आपके जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर
भूमिहीन मजदूर हो गए और नौकर हो गए, तो ये सारी चीजें इसमें आती थी। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो ये वाला वर्ग दिख रहा है आपको, प्रथम स्टेट, इनको कोई कर नहीं देना पड़ता था पादरी को। ये चर्च वगैरह में जो होते हैं ना पादरी, उनकी बात कर रहे हैं अपने, बल्कि ये कर लेते थे धार्मिक कर किसानों से। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करों के नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पादरी को करों में छूट थी, या ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रथम स्टेट के लोग थे उनके लिए करों में छूट थी। अब यहाँ पे कर कौन कौन से थे, मेन कर की है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं जिनके नाम है उसके बात करेंगे अपने। एक आता है टाइद, TITHE, टाइद कर, ठीक है। और ये किस प्रकार का कर था, धार्मिक कर था। तो ये याद रखना है कि ये धार्मिक कर था जो कि चर्च किसानों से लेता था, चर्च किसानों से लेता था, ये भी पता होना चाहिए। और कितना लेता था, कृषि उपज का 10वां, कृषि जितनी इसकी उपज होती थी ना उसका 10वां हिस्सा, उसका जो 10वां हिस्सा है ये ले लिया जाता था उनसे। अब एक तो इस चीज से, और इसके अलावा बाकी जो वर्ग है, बाकी दोस्तों जो वर्ग है वो डायरेक्ट है ना सरकार को कर देते थे, उसका नाम था टाइल। जो डायरेक्ट सरकार का कर, जो डायरेक्ट सरकार के पास जाता था उसे बोलते थे टाइल। हिंदी में टाइल लिखेंगे इसको ऐसे। और फ्रांस की मुद्रा मैंने आपको बताई दी 1794 में यहाँ पे समाप्त हो गई थी। ये अलग अलग कर से यहाँ पे करों से लोग परेशान थे, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रांसीसी समाज की जो अलग अलग वर्ग व्यवस्था है, अब यहाँ पे क्या है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब ये जितनी भी आबादी यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये जो मैंने वर्ग बताए, यहाँ पे 90% आपको क्या मिलेंगे, किसान। लेकिन अब खास बात ये आ जाती है कि जो जमीन के मालिक है, किसानों की संख्या बहुत कम थी। मतलब ऐसे किसान बहुत कम थे जिनके पास मतलब उनके जमीन की खुद की जमीन हो, मतलब भूमिहीन किसान थे ज्यादातर। ये जो भूमिहीन यहाँ पे है ना, तो भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन छोटे किसान, तो ये इनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा थी। वैसे किसान ज्यादा थे 90%, लेकिन उनके पास खुद की जमीन थी। 60% जमीन कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों की, मतलब 60% जो जमीन है वो मेन बड़े बड़े कुलीन वर्ग, पादरी हो गया, बड़े व्यवसायी, इनके पास ही थी मेन। अब दोस्तों क्या बात आती है, इसके बाद दोस्तों जीने का संघर्ष चलता है, आबादी बढ़ती जाती है। 1715 में बात करें तो यहाँ की आबादी फ्रांस की 2.3 करोड़ थी, जो 1789 जो अपने को जहाँ से पढ़ना है वहां पे इनकी आबादी 2.8 करोड़ हो गई थी। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों, जो मेन पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया, पॉइंट पे फोकस रखना, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। अब 18वीं शताब्दी में जो बातें बताई वो आपको याद रखनी है। अब अपने जो नेक्स्ट चलेंगे वो है कि उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। तो इस प्रकार से ना आपकी बुक में भी पॉइंट दे रखे हैं, तो डायरेक्ट वहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना, उभरते जो मध्य वर्ग है, वर्ग के विशेषाधिकारों की कल्पना। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो वर्ग व्यवस्था मैंने आपके बताई, इसमें एक मध्यम वर्ग और एंट्री मारता है, ठीक है। अब यहाँ पे 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का युद्ध उदय होता है, मध्यम वर्ग, ठीक है। अपने भी यहाँ पे जैसे मध्यम वर्गीय बहुत ज्यादा है, तो मध्यम वर्गीय परिवार आता है, या कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग आता है एक अलग से, जो कि बहुत उभरता है, मतलब खुद को वो समृद्ध भी करता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मेन उसका जो काम क्या होता है, मध्यम वर्ग वाला क्या काम करता है, ये इसमें पता होना चाहिए आपको।
तो ये क्या करता है कि तो समुद्र पार ये व्यापार करता है। ये कैसे अमीर बनता है? समुद्र पार ये व्यापार से। एक मेन काम करता है ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का व्यापार। ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों, इनके बल पर ये क्या करता है? संपत्ति अर्जित करता है खुद की मेहनत से। ठीक है, इनके बल पे ये अपनी संपत्ति अर्जित की। अब दोस्तों ये वर्ग किस चीज के पक्ष में था? ये वर्ग इस चीज के पक्ष में था कि आप मान लो किसी भी वर्ग में जन्म ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मान लो कोई अपने, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल कोई जन्म से मान लो किसान है, या कोई मतलब लकड़हारा है, कुछ भी मान लो, ठीक है, जो खाती है, मतलब खाती का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करेगा। इनका ये मानना था कि योग्यता के अनुसार, पढ़ा लिखा, अगर आपकी योग्यता है, आप पढ़े लिखे हो, मतलब आप शिक्षित करते हो समाज को, तो और स्वतंत्रता समान नियमों का ये पक्ष में था, जो ये मध्यम वर्ग था, कि सभी के लिए नियम समान होने चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि धीरे धीरे फिर क्रांति की अलग जगने लगती है। ठीक है, ये सभी को समान भावना से देखना चाहता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों जो क्रांति, अब बात करेंगे जो क्रांति की शुरुआत है वो कैसे होती है। तो अगला पॉइंट अपना आता है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत। अब दोस्तों जो लुई आता है राजा, 1 सेकेंड, ठीक है, अपने बात कर रहे थे लुई की, शासक की। अब ये क्या है कि इस पे कर बढ़ रहा था वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फ्रांसीसी सम्राट है अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था राजतंत्र के तहत। अभी ये मैंने आपको बताया। अभी इसमें एक जो स्टेट जनरल, मतलब प्रतिनिधि सभा जिसे बोलते हैं, इसकी बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एक ऐसी मतलब व्यवस्था बनाई गई थी। जब लास्ट अपने पढ़ा था तो उसके अंदर एक ऐसी न्याय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक ऐसी मतलब चीज लाई गई थी कि जिससे वो डायरेक्ट है ना खुद कुछ नहीं कर सकता था, उसे प्रतिनिधि सभा की मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन उसमें भी उतनी दोस्तों पारदर्शिता नहीं थी, मतलब वो राजा के पक्ष में हो जाते थे, ऐसा कह सकते हैं अपने। ठीक है, अब मान लो इस टाइम, मान लो इसको कर लगाना है, तो इसको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? तो मर्जी से कर नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो, मर्जी से कर नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे इसको कर लगाना है तो स्टेट जनरल, स्टेट्स जनरल जनरल या प्रतिनिधि सभा अपने इसको बोल सकते हैं, प्रतिनिधि, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रंट में, प्रतिनिधि सभा। इसकी दोस्तों इसको परमिशन लेनी पड़ती थी, इसकी सहायता से ही लगाया जाता था करों के प्रस्तावों पे मंजूरी। तो ये जो मंजूरी देती थी ये आपकी स्टेट जनरल ही देती थी। तो ये ध्यान रखना है अपने को, जो प्रतिनिधि सभा है स्टेट्स जनरल, ये करों के प्रस्तावों पे मंजूरी देती थी। और बैठक बुलाकर यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे दोस्तों जो बैठक बुलाकर है ना प्रस्तावों पे मंजूरी करवाई जाती थी। अब यहाँ पे लुई 15 क्या करता है, 5 मई 1789 को नए करों पर प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग जैसे जगह से दूसरे स्टेट से बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। फिर तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि जो पीछे खड़े हुए, मतलब स्टेट के हिसाब से, पहले मैंने आपको स्टेट बताया ना, तो वैसे प्रतिनिधि आए, किसान, औरतों और कारीगर, इन सभा का यहाँ पे
इन सभी का दोस्तों यहाँ पे प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत मांगों की यहाँ पे सूची भी बना ली गई। ठीक है, और जो कि प्रतिनिधि अपने साथ लेके आए थे, मतलब वो जनता का प्रतिनिधि कर रहे थे, जो भी वहाँ की जनता है। अब यहाँ पे प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। अब ये यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ हो गया। 3 वर्ग हमने पढ़े थे, अब प्रत्येक वर्ग यहाँ पे एक ही मत देने देगा। ठीक है, एक मत देने का अधिकार। अब यहाँ पे लोग क्या चाहते थे कि दोस्तों कि सारे मत दें यहाँ पे। ठीक है, कि ये चाहते थे कि जितने यहाँ पे सदस्य हैं ना, वो सारे मत दें। अब यहाँ पे जो बात करें कि प्रत्येक सदस्य मत दे, लेकिन मतदान का उन्हें अधिकार नहीं था। प्रत्येक वर्ग को एक मत का अधिकार था, ऐसे यहाँ पे मत करना था। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। अब दोस्तों जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, ठीक है, कौन से तीसरे स्टेट की बात करेंगे अपने, तीसरे स्टेट्स या स्टेटस कह सकते हैं। तो ये जो तीसरे स्टेट्स के लोग हैं, ये चाहते कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान लाए। ये क्या चाहना था, राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान लाया जाए। ये तो ये चाहते थे, और अपने आप को नेशनल असेंबली भी ये घोषित कर चुके थे साथ में। ठीक है, ये क्या हुआ था दोस्तों, एक कोर्ट आता है टेनिस कोर्ट, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और अपने आप को इन्होंने नेशनल असेंबली, इनके जो सदस्य थे तीसरे स्टेट के, ऐसे कह सकते हैं जो सदस्य हैं, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली यहाँ पे घोषित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे घोषित कर दिया, शपथ ली, और सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तय नहीं किया जाए तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, ऐसा भी इन्होंने बोला था। अब इनका नेतृत्व दोस्तों 2 लोग कर रहे थे प्रमुख रूप से। एक का तो नाम आता है मीराबेओ, एक का नाम आता है आबे सिए। आबे सिए, तो ये 2 लोग दोस्तों प्रमुख रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे, आबे सिए। और ये कुलीन, ये पादरी वर्ग से था, और ये था कुलीन से। और फिर इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या बात आती है कि जो लुई था वो संविधान के अनुरूप चलने के लिए लास्ट में तैयार भी हो जाता है। मतलब बाद में इतना बड़ा पंगा हुआ, बाद में ये संविधान के अनुरूप चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे पहले क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई। क्या हो गई कि यहाँ पे पूरा फ्रांस है ना, उसमें आंदोलन, पूरा मतलब आंदोलित हो गया फ्रांस। कड़ाके की ठंड के कारण फसलें हैं वो सारी मारी गई थी, और बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में लोग जुट गए थे, और बेकरी दुकानों पर भी घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने भी दुकान पे धावा बोल दिया। मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी नहीं याद रखनी आपको। और 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर नेस्तूनाबाद उसे कर दिया पूरा अच्छे तरीके से। अब देहाती इलाकों में गांव हो गए, अफवाह फैल गई कि जागीरों मालिकों के मतलब जागीरों ने क्या है कि भाड़े पे मतलब आदमी किए हैं कि वो आपकी फसलें नष्ट करेंगे, ऐसे मतलब अफवाह फैला दी गई पूरी अच्छी तरीके से। अब जो 4 अगस्त 1789 को है ना, क्या हुआ कि जो सम्मति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश यहाँ पे पारित कर दिया गया। अब जो मेन बात आती है वो 4 अगस्त 1789 की आती है। 4 अगस्त 1789 की, 1 सेकेंड करूं, 1 सेकेंड।
करों, कर्तव्यों, ठीक है, और जो बंद बंद ऐसे कह सकते हैं अपने, जो जिसमें बाधाएं, मतलब बंधन थे एक तरीके से, मतलब लिमिटेशन जो लगा रखी थी, वो कह सकते हैं बंधनों वाली, जो बंधनों वाली सामंती व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था। उन्मूलन का आदेश, शांति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश यहाँ पे पारित हो जाता है। तो ये मेन जो काम है यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि धार्मिक कर जो लगता था वो समाप्त हो जाता है पहले, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे धार्मिक कर समाप्त। इसके अलावा चर्च के जो स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली जाती है, ठीक है, जिसपे क्या है कि ऑफिस वगैरह बना दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि इनके पास 20 अरब लिब्रे मतलब धन एकत्रित हो जाता है, ये ऐसा सारा करने से, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट है उसके पास 20 अरब लिब्रे संपत्ति मेन सरकार के हाथ में आ जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों, जो फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बन गया, अब ये कब बनता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं बनता है, अभी भी आगे संघर्ष चलता रहेगा इसमें, क्योंकि सुधार है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से अपने को कुछ आइडिया भी नहीं रहता, प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं कि यहाँ पे ये व्यवस्था लगाई है तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में अपने थोड़ा बात करेंगे। अब बात, नेशनल असेंबली ने 1791 संविधान का प्रारूप यहाँ पे पूरा कर लिया। अब नेशनल असेंबली ध्यान रखना कौन सी थी, वही तीसरे स्टेट वाली। अब इस पे भी दोस्तों देखना दिक्कतें आएगी। नेशनल असेंबली क्या करेगा, सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया, संविधान का प्रारूप पूरा किया। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मेन इनका टारगेट यही था, वो इनका एक बार पूरा हो गया। इनका जो मेन मुख्य उद्देश्य की बात करें, नेशनल, जो हम पहले भी जान चुके हैं, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, सीमित, ठीक है, और कर भी दिया था इन्होंने सीमित। अब यहाँ पे किस प्रकार का ढांचा बनता है, अब जो मेन जो ढांचा बनता है वो अपने को देखना है दोस्तों, किस प्रकार से, मतलब ये क्या कैसे काम करेंगे, जैसे न्यायपालिका वगैरह। यहाँ पे सबसे पहले तो होगी न्यायपालिका, यहाँ पे होगी न्यायपालिका, और यहाँ पे इसको वोट देंगे कौन, सक्रिय नागरिक। न्यायपालिका बनेगी सक्रिय नागरिक के वोट से। और ये मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, सक्रिय नागरिक कौन कौन से हैं, मताधिकार प्राप्त लोग, मताधिकार प्राप्त जो लोग हैं वो सक्रिय नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। लगभग 40 लाख लोग ही थे, 2.8 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या, लेकिन 40 लाख लोग इतने हैं जिनके पास मताधिकार प्राप्त है। और अब दिक्कत कहाँ की, इन्होंने निष्क्रिय श्रेणी रखी है, एक निष्क्रिय लोग कौन से हैं, जो कुछ भी काम नहीं आएंगे, मतलब मेन उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया, जिसमें दोस्तों लगभग 30 लाख पुरुष भी थे, महिला थी, बच्चे, मतलब महिलाओं को कुछ नहीं यहाँ पे करने दिया, महिलाओं और बच्चों को कह सकते हैं, बच्चों को तो चलो कम होती है उम्र, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस टाइम ये ध्यान रखना है कि 25 वर्ष के कम उम्र के व्यक्तियों को यहाँ पे मताधिकार प्राप्त नहीं था, तभी यहाँ पे सिर्फ 40 लाख लोग निकल के आए थे, ठीक है। अब कार्यपालिका, ये तो न्यायपालिका मैंने बता दी। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों
इसकी कार्यपालिका की, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में एक तो आपका हो जाएगा सम्राट, एक दोस्तों जो मंत्री है यहाँ पे। अब नेशनल असेंबली में होंगे यहाँ पे 745 सदस्य, नेशनल असेंबली 745 यहाँ पे सदस्य थे। और यहाँ पे निर्वाचक लगभग 50,000 पुरुष थे, जो कि ये जो सक्रिय है ये यहाँ पे भी वोट करेंगे, ठीक है, इनसे बनेगा। फिर एक प्रकार से ये जो चुनाव था ना, नेशनल असेंबली के सदस्य बनते थे, अप्रत्यक्ष रूप से बनते थे। यहाँ पे जितने 50,000 पुरुष यहाँ पे निर्वाचक आते हैं, ठीक है, इनको जनता सेलेक्ट करती थी, फिर ये आगे यहाँ पे सदस्य अपने में से चुनते थे। तो ये पूरा नियंत्रण मंत्री इनके हाथ में ही था, ठीक है। राजा का नेशनल असेंबली में पूरा इसको निषेध कर दिया गया था, मतलब राजा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कुछ भी, जबकि नेशनल असेंबली राजा पे क्या कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है, ठीक है। ये सारा सिस्टम इन्होंने बना दिया था नेशनल असेंबली वालों ने, मेन ये काम हो गया था, ठीक है। मेन चीजें आपको समझ आ गई कि जो नेशनल असेंबली है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वैसे ही अपने समझ सकते हैं एक तरीके से। और एक नागरिक क्या है कि एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो मैंने अभी आपको बताया। अब वो समूह क्या करेगा, असेंबली के सदस्य तैयार करेगा। और 25+ मैंने आपको आयु बताई थी, ठीक है। और यहाँ पे संविधान पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, मतलब सारे अधिकार, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोस्तों जो संविधान है, संविधान है जो शुरू होता है पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू। अब इसमें क्या है कि जो आदमी है वो स्वतंत्र पैदा होते हैं, इन्होंने लिखा स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। मेन इन्होंने क्या है कि वो महिलाओं को मतलब यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिए। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण, ठीक है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। ऐसी बहुत सारी मतलब 17 यहाँ पे बातें कही गई है। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने, छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी उसी की होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें। अब एक पत्रकार आते हैं दोस्तों, एक क्रांतिकारी पत्रकार, एक क्रांतिकारी पत्रकार आता है जिसका नाम आता है जीन पॉल मराह, ठीक है, जीन पॉल मराह, क्रांतिकारी पत्रकार, इसका नाम ही उल्टा है, ठीक है। या जीन, इंग्लिश में इसको जीन लिखा है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या है कि उस बुक में ही जा लिखा गया है, तो इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, जीन पॉल मरत, ठीक है, जीन पॉल मरत। अब इसने अपने अखबार एक लामी, इसका एक अखबार आता है दोस्तों जिसका नाम है लामी द पप। अब इसका मतलब होता है जनता का मित्र, जनता का मित्र। अब इस अखबार का नाम अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसका है, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। अब इसका जनता के प्रतिनिधित्व का, इसका मतलब इसने ये टिप्पणी की थी संविधान पर कि जनता का प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है,
गरीबों और शोषितों की दशा में केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। मतलब इस नेशनल असेंबली में इसका ये कहना था कि जो मेन सदस्य है वो अमीर है पूरे, मतलब वो ही कंट्रोल कर रहे हैं और अपने हिसाब से वो चलाएंगे, मतलब वो वाली सरकार नहीं बन रही जो बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे जो बहुत सारे एक राजनीतिक चिन्ह भी लाए गए दोस्तों, अब उन राजनीतिक चिन्हों को भी दोस्तों पूरा क्या है कि उनके मीनिंगफुल तरीके से लाया गया, जैसे टूटी हुई जंजीरें, दासों को बांधने के लिए जो जंजीरों का प्रयोग होता था उन्हें आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, छड़ों का जो लकड़ियों के डंडे होते हैं उनको इकट्ठा कर दिया ताकि एकता का प्रतीक हो। तो ऐसे प्रतीक वगैरह मत अपने नहीं पड़ेंगे, अभी अपन मेन पॉइंट पे चलते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब आपका जो अगला पॉइंट आता है कि फ्रांस में, क्योंकि उस टाइम पूरा दोस्तों गणतंत्र नहीं हुआ था, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये अपना अगला पॉइंट आता है। अब जो लुई है इसने संविधान पर हस्ताक्षर कर ही दिए थे, ठीक है, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी कि अपने कुछ ना कुछ यहाँ पे पंगा करते हैं, ये अपने हाथ में तो कुछ बचने ही नहीं दे रहे। ठीक है, ये तो पूरे नेशनल असेंबली वाले ही सारा सिस्टम संभाल ले। अब फिर बाद में क्या होता है कि अब 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यहाँ पे युद्ध की घोषणा कर दी। अब इसको पता था कि ये इसको राजा को यहाँ पे भड़का रहे हैं, लुई को भड़का रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल असेंबली आती है, नेशनल असेंबली, ठीक है, जिसके बारे में अभी पहले अपने जान रहे थे कि कैसे नेशनल असेंबली बनी, ये युद्ध की घोषणा कर देती है। युद्ध की घोषणा कब करती है? 1792 में। किसके विरुद्ध? प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यहाँ पे युद्ध की घोषणा कर देती है। और प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा भी होने लग गए थे। ठीक है, और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं व कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। और उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें एक कवि आते हैं रोजेट डी लाइल द्वारा रचित मोर्सिले, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फ्रांस का राष्ट्रगान कौन है? मोर्सिले। ये क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान। अब इसके रचिता कौन है? इसके रचिता है रोजेट दी लाइल। रोजेट दी लाइल दोस्तों इसके रचयिता है। अब इस क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भी दोस्तों नुकसान हुआ था, आर्थिक कठिनाइयां भी आई थी। ठीक है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे पंगे भी होते हैं। अब दोस्तों जो 1791 का संविधान था ना, इससे सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना पे लोग बहस करते हैं। अब यहाँ से एक क्लब आता है, फेमस क्लब निकल के, जैकोलिन क्लब। ठीक है, जिसे बोलते हैं जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये फेमस यहाँ पे निकल के आता है। ये अपना यहाँ पे सबसे जो सफल क्लब है ये जैकोलिन क्लब भी यहाँ पे दोस्तों शामिल होता है। ये मेन, इसमें होते कौन कौन है ये ध्यान रखना। इसमें कम समृद्ध हिस्से से आने वाले लोग जैसे कारीगर हो गए, इसके अलावा जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, सफाई वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। और इनका नेता कौन था? इस क्लब का नेता को याद रखना है। जैकोबिन क्लब का जो प्रमुख नेता कौन आता है? आप इसका नेता आता है दोस्तों मैक्समिलियन रोबस्पियर। मैक्स मिलियन रोबस। हर एक जो कोई भी क्लब है उसका नेतृत्व करता है यहाँ पे
जरूर होता है। तो ये रोबस्पेयर क्या है, ये मेन चीज़ों को हैंडल करता है और ये कहता है कि कोई बातें बताता है कि इन छोटे नागरिकों के पास कुछ नहीं है, ये खुद बड़े नेता बनने के चक्कर में होता है वैसे तो। अब क्या होता है कि ये एक तो ये कहता है कि जो शाही परिवार है उसको जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया है इसमें। इसके अलावा ये कहता है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष चाहे उनके पास संपत्ति हो उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। अब इसमें क्या किया गया, 1792 में यहाँ पे खाद्य पदार्थों की महंगाई पे भी नाराज था ये, और एक विशाल विद्रोह भी यहाँ पे हुआ था 1792 में, ठीक है। और 10 अगस्त को दोस्तों ये क्या है कि जो ट्यूलेरिए के महल पे भी दावा बोल देते हैं और शाही परिवार को यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था। अब मेन क्या है, अब इनकी एक मांग थी कि 21 वर्ष वाले को यहाँ पे मत का अधिकार दिया जाए, भला ही उसके पास संपत्ति, पहले ऐसे था कि संपत्ति होनी चाहिए तो ही उसके पास मत का अधिकार था, उसके पास संपत्ति हो या न हो, मतलब उसे मतदान का अधिकार तो दिया ही दिया जाए। अब जो नवनिर्वाचित असेंबली है उसको कन्वेंशन नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे नई असेंबली बनती है, क्या बनती है, नई असेंबली नई असेंबली। अब इस दोस्तों जो नई असेंबली है इसको नाम दे दिया गया क्या, कन्वेंशन। कन्वेंशन। अब 21 सितंबर 1792 को अब यहाँ पे राजतंत्र का अंत हो जाता है। 21 अगस्त 1792 की बात होती है, यहाँ पे राजतंत्र का है, जो राजा द्वारा जो शासन किया जाता था इसका तो हो जाता है अंत पूरा अच्छे तरीके से। और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस को क्या घोषित कर दिया गया, गणतंत्र यहाँ पे घोषित कर दिया गया फ्रांस को। अब ये सब चीजें होने के बाद क्या है कि जो लुई राजा आता है उसको देशद्रोह के आरोप में दोस्तों यहाँ पे मौत की सजा सुना दी गई। अब लुई जो राजा है इसको तो मौत की सजा, और इसके बाद में इसकी जो रानी है इसको भी यहाँ पे मौत की सजा सुना दी गई और लास्ट में इन्हें फांसी दे के मार दिया जाता है। अब दोस्तों जो 1793 से 94 का समय होता है ना, ये थोड़ा यहाँ पे आतंक राज कहलाता है, ठीक है। जो 1793 से 94 का समय आतंक का राज कहलाता है। और अभी दोस्तों हमने एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा था कि जो नेता था रोबस्पेयर, ये यहाँ पे सारे कानून वगैरह अब लागू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आती है, देखो अब ये पूरा जो भी मतलब इसके विरुद्ध में आ रहा था ना उसको ये क्या करता था, गिलोटिन गिलोटिन से फांसी दी जाती थी। ये कोई डिवाइस है और ये गिलोटिन ने ही बनाया था, ठीक है। जो भी दोषी पाया जाता था, मतलब कोई भी कुलीन और पादरी वर्ग का हो जो इसे ऑब्जेक्शन करता था, तो वो क्या करता था, रोबस्पेयर इसको उसी पे लटका देता, सिर पर सिर कलम कर देता था। 2 खंभों के बीच लटकने वाली एक मशीन थी, गिलोटिन क्या है, 2 खंभों पे के बीच लटकने वाली मशीन है जिससे सर कलम किया जाता था। और आविष्कार इसका गिलोटिन नामक डॉक्टर गिलोटिन ने ही किया था। अब जो रोबस्पेयर है ये सरकार, रोबस्पेयर सरकार चल रही थी अब तो इसकी, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, रोबस्पेयर का। अब इसकी सरकार चल रही थी, ये न्यूनतम जैसे जो मजदूरी या कीमतों की अधिकतम सीमा भी तय कर देता है कि मजदूरी की इतनी कीमत होगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो पाव रोटी है इसकी राशनिंग कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या काम करता है कि किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य करता है कि इस कीमत से आप ज़्यादा नहीं बेचेंगे, तय कीमत तय करता है। और नागरिकों के लिए दोस्तों जो गेहूं से बनी जो बराबरी का प्रतीक समझना, समता रोटी, सब खाएंगे तो समता रोटी ही खाएंगे, एक समता रोटी बनाता है, मतलब सब इसी को खाएंगे, ये लागू कर दिया जाता है। और जो भी लोग हैं वो महाशय महोदय ऐसे नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे। अब ये फ्रांसीसी में तो ये शब्द है सितोयेन, इसका मतलब होता है नागरिक, नागरिक कह के बात करेंगे।
और इसके अलावा दोस्तों रोबस्पेयर अपनी नीति और इतनी सख्ती से लागू किया जिससे लोग परेशान हो गए। अब इसकी जो नीति है ना सारी, इससे लोग हो गए परेशान। अब लोग परेशान हो गए तो 1794 में क्या किया, इस रोबस्पेयर को गिलोटिन पे टांग दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे मार दिया गया। फिर दोस्तों आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब इसके बाद जो आपका आएगा वो डायरेक्टरी शासित फ्रांस आएगा। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे अपने। अब इस शासन में क्या हुआ दोस्तों, जो मध्यम वर्ग का जो संपन्न तबका है उसके पास सरकार आ गई। ठीक है, जो मध्यम वर्ग का। अब यहाँ पे इसके हाथों में सरकार आने के बाद दोस्तों क्या बात हुई, जैकोबिन सरकार का पतन हो गया था, अभी हमने जाना। ठीक है, जैकोबिन का जो प्रमुख था रोबेस्पियर, उसको मार दिया गया। ये सारी बातें अपने को याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद सरकार आने के बाद क्या हुआ कि वही संपत्तिहीन तबके का मताधिकार यहाँ पे वापस समाप्त कर दिया गया। संपत्तिहीन तबके का मताधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों जो इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इसमें क्या था, चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान। अब ये मेन पॉइंट है। अब अगर याद रहेंगे ना दोस्तों आपको, जैसे डायरेक्टरी शासित कैसा हुआ, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में लिखिए, ऐसे कहा जा सकता है आपसे। इसमें क्या होता था कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी। 5 सदस्यों की कार्यपालिका। ठीक है, 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका थी और डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया था। इस प्रावधान के जरिए जो जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति वाली श्रेणी थी उसको उससे बचने की कोशिश की गई। इसलिए यहाँ पे 5 सदस्यों को, मतलब जैकोबिन के समय 1 सदस्य वाली थी, इसके समय 5 सदस्य यहाँ पे कर दिए गए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया। अब इस तरीके ने, अब ये इस तरीके से इसने सिस्टम बनाया कि यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो तानाशाह आता है राजनीतिक अस्थिरता में, सैनिक तानाशाह, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पे मौका मिल गया वापिस से तानाशाही करने का इस शासन व्यवस्था के माध्यम से। ठीक है, अब अपने बात करेंगे क्या महिलाओं के लिए भी यहाँ पे क्रांति हुई थी। क्या महिलाओं के लिए भी यहाँ पे क्रांति हुई थी, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अगर हम फ्रांसिस क्रांति की बात करें तो अब जो तीसरे स्टेट में बहुत सारी, देखो इसमें 3 वर्ग थे अलग अलग। अब उसकी महिलाएं यहाँ पे जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारे, मतलब अलग अलग प्रकार से कोई भी यहाँ पे काम करती थी। ठीक है, और महिलाएं अपने हितों के लिए एक राजनीतिक जैसे क्लब भी बने हुए थे महिलाओं के हितों के लिए। लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 60 क्लब अस्तित्व में आए थे ऐसे। तो तीसरे स्टेट की महिलाएं यहाँ पे जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, ये थोड़ा अपने को माइंड में रखना है। और द सोसाइटी, एक इसमें 60 क्लब थे, थोड़ा ये भी याद रखना है। मेन तीसरे जो स्टेटस की महिलाएं अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करती। अब ये विभिन्न प्रकार के दोस्तों यहाँ पे काम करती थी और महिलाएं अपने हितों के लिए राजनीतिक क्लब भी बना रखे थे, मतलब महिलाएं भी यहाँ पे एक्टिव थी। और लगभग 60 क्लब यहाँ पे उनका पता भी लगा है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ठीक है, इसके नाम से एक आता है जिसकी मांग थी महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले। कौन सा आता है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी
एंड रिपब्लिकन वुमन। अब इसकी दोस्तों क्या मांग आती है? इसकी मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले। तो ये ध्यान रखना है, राजनीतिक यहाँ पे अधिकार मिले, ये इसकी प्रमुख यहाँ पे मांग थी। और आपको पता होगा जो 1791 का कानून है, इसमें महिलाएं क्या आती थी? निष्क्रिय नागरिक के रूप में आती थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो महिलाएं आती थी वो निष्क्रिय नागरिक के रूप में आती थी। और महिलाओं ने ना 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने यहाँ पे मताधिकार हासिल किया है। लास्ट में देखो आप, जो फ्रांस की महिलाओं को यहाँ पे मताधिकार मिला है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार 1946 में जाके मिला है। और कब से ये संघर्ष कर रही थी। अब यहाँ पे दोस्तों एक क्रांतिकारी महिला आती है, एक क्रांतिकारी महिला आती है जिनका नाम आता है दोस्तों ओलंप दे गूज। ओलंप दे गूज जिनका नाम आता है, ठीक है। 1748 से 1793 तक इनका जीवन क्या है। मेन जैसे पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र आया था, तो इस तरीके से ये महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करती है। इसलिए उन्होंने क्या है कि महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र यहाँ पे तैयार किया। जैसे पुरुषों के लिए उन्होंने निकाला था उस टाइम जब हमने बात की थी, तो ये महिलाओं के लिए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ये तैयार करती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें होती है जिसमें लिखती हैं कि औरत का जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। ये सारी चीजें लिखती है कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इस तरीके से ये सारी बातें ये लिखती है इसमें, ठीक है। 1791 में तैयार करती है। फिर आता है दोस्तों आपका दास प्रथा का उन्मूलन। इसके बाद क्या आता है कि दास प्रथा का उन्मूलन। अब यहाँ पे क्या थे कि काम करने के लिए ना यहाँ पे लेबर नहीं थी, तो ये समुद्र के रास्ते क्या है कि दोस्तों जो निग्रो होते हैं उनको लाते थे और उनको बंदी बना के रखते थे, उनसे काम कराया जाता था, दुर्व्यवहार उनसे पूरा मतलब 17वीं शताब्दी के जो फ्रांसिस उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन है वो जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, ठीक है। और जो कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक है, और भी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे नील चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी। अब यहाँ पे श्रम की कमी थी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अलग दूसरे दो देश आते हैं, कैरेबियाई देश, यहाँ से दोस्तों क्या है कि जहाजों में ठूस ठूस कर इन्हें लाया जाता था और पूरा बल प्रयोग करके इन्हें बहुत मतलब नील कॉफी की बढ़ती मांग को लेकर, मतलब एक तो होते हैं लिमिट, मान लो कोई बंदा 8 घंटा काम कर रहा हो तो 24 में से इनसे इतना इतना घंटे काम कराया जाता था, ना तो ये जी सकते थे ना ढंग से मर सकते थे, मतलब बुरी हालत कर रखी थी इनकी। और अंतिम रूप से अगर अपने बात करें मेन कि जो दासों की मुक्ति का कानून है, ये तो लाया गया 1794 में, और फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। तो अपने को तो यही ध्यान रखना है, जो फ्रांसीसी उपनिवेश है, दास प्रथा का जो उन्मूलन है ये 1848 में जाके कहाँ पे करते हैं लास्ट में, ठीक है। तब जाके यहाँ पे कुछ इनको
सहायता मिलती है, कुछ आराम मिलता है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि जो भी क्रांति और रोजाना की जिंदगी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। पत्रकारिता जैसे है तो प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे अधिकार मिला, तो बहुत सारे अखबार आने लग गए, सबको जनता की हर चीज़ों की खबर मिलने लग गई। इसके अलावा जो भी मान लो सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई, ठीक है, जो सबसे प्राचीन कानून था। इसमें जो भी सामग्री वगैरह है, सांस्कृतिक गतिविधि है, उनसे पहले है ना पूछना पड़ता था राजा वगैरह जो भी है उनसे कि हम ये छाप दें या नहीं है। पहले वो देखते थे कि हाँ भाई हमारे बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समाप्त कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पे फिर थोड़ा शॉर्ट में पढ़ें तो 1804 में फिर नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है, ठीक है, वापस यहाँ पे आता है। लेकिन वापस पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बना, ठीक है, खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता है, लेकिन निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पर आधारित नापतोल की सामग्री भी चलाता है ये। फिर बहुत सारे शुरू में ऐसे लगा कि नेपोलियन सही है, मतलब मुक्तिदाता लगा था कि जो जनता को स्वतंत्रता दिला रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये हमें पे ही हावी होगा। फिर 1815 में ये वाटरलू के युद्ध में जो नेपोलियन है उसकी हार होती है। फिर कहाँ जाके इनको यहाँ पे मुक्ति मिलती है जनता को, ठीक है। फिर भी इनका लंबा संघर्ष चलता ही रहता है अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने विचारों के प्रति, काम कुम करने के प्रति, ठीक है। ये सारी चीजें आगे अपने जो यूरोप में समाजवादी और रूसी क्रांति है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांसिस क्रांति है वो आपकी इतनी ही थी, मेन मैंने आपको जितने पॉइंट है बता दिए। इसके अपने क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।